दोस्तों, स्वागत है सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज के इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ शेरलॉक होम्स और उसके सहयोगी डॉक्टर वॉटसन की एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी। इस सीरीज में मैं शेरलॉक होम्स की कई और छोटी कहानियां लेकर आने वाला हूँ, इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए एंजॉय कीजिए शेरलॉक होम्स की ये नई कहानी। लंदन, दिसंबर 1893। सर्द हवाएं बेकाबू होकर शहर की गलियों में तांडव मचा रही थी। बर्फ की हल्की परत हर गली, हर छत, हर कोने पर चुपचाप बैठी थी। 221 बी बेकर स्ट्रीट की खिड़कियों पर भी बर्फ की चादर जमी हुई थी। कमरे में धुआं उड़ाता हुआ अलाव जल रहा था और मैं डॉक्टर जॉन वॉटसन अपनी डायरी में कुछ लिखने की तैयारी कर रहा था। शेरलॉक होम्स अपनी कुर्सी पर अधलेटा बैठा हुआ था। उसकी निगाहें छत की ओर टिकी हुई थी, जैसे किसी अदृश्य धागे को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने हैरानी से कहा, अब शेरलॉक, इस बर्फीले तूफान में आखिर कौन आया होगा? शेरलॉक बोला, अब इस कठिन परिस्थिति में आया है तो जरूर कोई जरूरतमंद होगा वॉटसन। मिसेस हडसन ने दरवाजा खोला और भीतर एक लंबा सा आदमी घुसा जो सिर से पांव तक ऊनी कपड़ों में लिपटा हुआ था। उसका चेहरा घबराया हुआ था और सांसें तेज चल रही थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, अब शेरलॉक होम्स? शेरलॉक ने कहा, जी मैं हूँ शेरलॉक होम्स और ये है मेरे सहयोगी डॉक्टर जॉन वॉटसन। आइए कुर्सी में आराम से बैठ जाइए और बताइए क्या परेशानी है आपकी। वो आदमी बोला, अब मिस्टर होम्स, मेरा नाम एडवर्ड हैमिल्टन है। मैं सरे के पास से एक ब्लैकवुड नामक गांव में रहता हूं। शेरलॉक ने पूछा, और आप इतनी सर्दी में लंदन क्यों आए हैं? वो आदमी बोला, मिस्टर होम्स, ब्लैकवुड झील में एक लाश मिली है, एक जवान महिला की लाश। झील में पूरी तरह से जमी हुई थी। किसी को बर्फ के नीचे एक परछाई दिखी और जब बर्फ काटी गई तो एक लाश मिली। और सबसे बड़ी बात मिस्टर होम्स कि वो महिला पिछले हफ्ते रिचर्ड्स परिवार के साथ देखी गई थी। मैंने पूछा, रिचर्ड्स परिवार? वो तो बहुत ही प्रसिद्ध और रईस परिवार है। हाँ, आपने सही कहा, एडवर्ड बोला। और यही सबसे बड़ी मुश्किल है मिस्टर होम्स। गांव के पुलिस अधिकारी उन तक हाथ नहीं डालना चाहते, लेकिन मुझे लगता है मिस्टर होम्स कि ये कोई आम दुर्घटना नहीं है। उस झील में मिली लड़की की मौत के पीछे जरूर रिचर्ड्स परिवार का हाथ है मिस्टर होम्स। शेरलॉक उठ खड़ा हुआ और बोला, वॉटसन मेरे प्यारे दोस्त, लगता है कि छुट्टियों का कार्यक्रम अब स्थगित करना पड़ेगा। हमारे सामने एक ताजा और बर्फीला मामला है। एक मृत महिला, जमी हुई झील और एक अमीर परिवार जिन पर शक की सुई घूम रही है। चलो ब्लैकवुड चलते हैं। उसके बाद शेरलॉक और मैं एडवर्ड के साथ स्टेशन के लिए निकल गए। रात की आखिरी ट्रेन ब्लैकवुड जाती थी। हमने टिकट काटा और ट्रेन में चढ़ गए। सर्द सुबह का सूरज अभी निकला ही था जब हम ब्लैकवुड गांव के स्टेशन पर उतरे। हवा में बर्फ के महीन टुकड़े तैर रहे थे और जमीन पर जमी बर्फ चुभती हुई ठंड का एहसास करा रही थी। स्टेशन छोटा सा था लेकिन साफ और व्यवस्थित था। एडवर्ड हैमिल्टन हमारे साथ ही ट्रेन से आया था और हमें लेकर एक घोड़ा गाड़ी में बैठा। उसके बाद हम उस गांव की ओर बढ़ गए। एडवर्ड हैमिल्टन बोला, ब्लैकवुड छोटा सा गांव है मिस्टर होम्स, लेकिन हाल ही में रिचर्ड्स परिवार ने यहाँ एक आलीशान हवेली बनाई है, झील के ठीक पास में। शेरलॉक ने पूछा, रिचर्ड्स परिवार के सदस्य कौन कौन हैं? एडवर्ड हैमिल्टन बोला, मुख्य रूप से 4 लोग हैं। सर चार्ल्स रिचर्ड्स, उनकी पत्नी लेडी मार्गरेट, उनका बेटा ह्यूगो और बेटी क्लेयर। सभी उच्च वर्ग के हैं, लेकिन गांव वालों से दूर दूर ही रहते हैं मिस्टर होम्स। मैंने देखा रास्ते भर दोनों ओर बर्फ के सफेद मैदान थे। बीच बीच में सूखे पेड़ों की कतारें और कुछ जगहों पर झील की झलक मिल रही थी।
जब हम गांव में दाखिल हुए तो वहां चुप्पी छाई हुई थी, एकदम खामोशी। हमारे ठहरने के लिए गांव के एक छोटे से सराय में इंतजाम किया गया था जिसका नाम था दी वाइट टाइगर। वहां पहुंचकर हमने सामान रखा और थोड़ी देर बाद ब्लैकवुड पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर से मिलने के लिए निकल पड़े। पुलिस थाना झील से ज्यादा दूर नहीं था। वहां के प्रमुख अधिकारी इंस्पेक्टर हेनरी हिल हमसे मिले। उनकी उम्र यही कोई 55 के करीब रही होगी। भारी शरीर, घनी मूछें और सर्दी में भी माथे पर पसीना। उन्होंने हमारी ओर देखते हुए शेरलॉक से कहा, तो आप ही हैं शेरलॉक होम्स? शेरलॉक बोला, जी हाँ, और यह है डॉक्टर वॉटसन। हम झील में मिली लाश की जांच के सिलसिले में आए हैं। इंस्पेक्टर हिल बोला, हाँ, मुझे अंदाजा था कि मिस्टर हैमिल्टन कोई ना कोई बड़ा नाम लेकर जरूर आएंगे। इंस्पेक्टर हिल ने हल्के तंज के साथ कहा, खैर, लाश अब गांव के मुर्दा घर में है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको लिए चलता हूं। शेरलॉक बोला, जी हाँ, हमारी जांच की शुरुआत लाश को देखने से ही होगी। उसके बाद हम इंस्पेक्टर हिल के साथ मुर्दा घर पहुंचे। कमरे में बर्फ की ठंडक थी। बीच में मेज पर सफेद चादर से ढका हुआ एक शव रखा था। जब चादर हटाई गई तो मैंने गहरी सांस ली। ये तो खूबसूरत युवती है, मैंने धीमे से कहा। उसकी उम्र लगभग 25 के आसपास रही होगी। चेहरे पर नीला रंग और होठों पर ठंडी मौत की चुप्पी थी। शेरलॉक ने इंस्पेक्टर से पूछा, अब इंस्पेक्टर हिल, पता चला कि ये कौन है? इंस्पेक्टर हिल बोला, अब तक तो कोई सामने नहीं आया, पर गांव वालों ने बताया कि पिछले सप्ताह इसे रिचर्ड्स की बेटी क्लेयर के साथ देखा गया था, वहीं झील के पास। शेरलॉक शव के पास गया और धीरे धीरे निरीक्षण करने लगा। उसने शव के गले के पास कुछ समय तक बड़े ही ध्यान से देखा। फिर हाथों की उंगलियों को गौर से देखते हुए होम्स ने धीरे से कहा, यकीनन ये कोई दुर्घटना नहीं, हत्या ही है। क्या? इंस्पेक्टर हिल चौंका। शेरलॉक बोला, जी हाँ, आपने सही सुना। इसके गले पर दबाव के हल्के निशान हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने गला घोटने की कोशिश की हो और फिर इसे झील में फेंक दिया गया हो ताकि इसे दुर्घटना दिखाया जा सके। इंस्पेक्टर हिल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रिचर्ड्स परिवार तक जाना आसान नहीं होगा। वो लोग गांव की राजनीति से बहुत ऊपर हैं। शेरलॉक बोला, वही तो सबसे दिलचस्प बात है इंस्पेक्टर साहब। होम्स की आंखों में चमक थी। वो आगे बोला, अब हमें रिचर्ड्स हाउस जाना होगा रिचर्ड्स परिवार से मिलने। झील के किनारे एक भव्य हवेली बसी हुई थी। उसी का नाम था रिचर्ड्स हाउस। ऊंची दीवारें, काले लोहे का बड़ा सा गेट और भीतर तक जाती संकरी सड़क। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, हवेली की पुरानी दीवारों से टकराकर बर्फीली हवा ने हमें ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। उस हवेली को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए मैंने कहा, एक अमीर परिवार के लिए यह काफी वीरान सी जगह नहीं है। शेरलॉक ने जवाब दिया, कभी कभी वीरानी ही वो पर्दा होती है वॉटसन, जिसके पीछे गहरे राज छुपे होते हैं। अब हमें इस वीरानगी के पीछे के राज को खंगाल कर बाहर निकालना होगा। गेट पर एक नौकर ने हमें रोका, लेकिन जैसे ही हमने उसे अपना परिचय दिया और बताया कि ये शेरलॉक होम्स है, शेरलॉक होम्स नाम सुनकर उसके चेहरे पर आशंका और जिज्ञासा दोनों के भाव एक साथ दिखने लगे। कुछ देर में वो हमें भीतर लेकर गया। अंदर का दृश्य वैभवपूर्ण था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, चमचमाते झूमर और पुराने जमाने के गाढ़े रंगों वाला फर्नीचर था। थोड़ी देर बाद एक वृद्ध पुरुष अंदर आया। उसके सिर के बाल आधे सफेद थे, चाल में कठोरता थी और आंखों में घमंड। पास आकर वो हमसे बोला, आपका स्वागत है, मैं हूं चार्ल्स रिचर्ड्स। मुझे बताया गया है कि आप झील में मिली लाश की जांच के सिलसिले में यहां आए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है सर रिचर्ड्स। होम्स ने विनम्रता से कहा, अब हम कुछ सवाल करना चाहेंगे सर रिचर्ड्स, अगर आपकी अनुमति हो तो। सर चार्ल्स रिचर्ड्स ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, आपको जिससे बात करनी है
आप बेझिझक कर सकते हैं। पहला नाम जो हमारे सामने आया वो था उनकी बेटी का, मिस क्लेयर रिचर्ड्स। क्लेयर की उम्र लगभग 22-23 के आसपास थी। सुंदर, लेकिन आंखों में गहरी बेचैनी, जैसे कोई चीज भीतर ही भीतर उसे कचोट रही हो। वो एक ऊंची कुर्सी पर बैठी थी। उसके हाथों में चाय का प्याला हल्के से कांप रहा था। होम्स ने बिना इधर उधर की बात किए उससे सीधा सवाल किया। मिस रिचर्ड्स, क्या आप उस लड़की को जानती हैं जिसकी लाश झील में मिली है? क्लेयर थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, उसका नाम था एलिस हडसन। वो मेरी सहेली थी। शेरलॉक ने आगे पूछा, क्या आप उससे हाल ही में मिली थी? हाँ, क्लेयर बोली। पिछले हफ्ते हम झील के किनारे टहलने गए थे। वो कुछ परेशान थी, बार बार कहती थी कि उसे सच बताना है सबके सामने। सच? कैसा सच? शेरलॉक का स्वर और गंभीर हो गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद क्लेयर ने कहा, मैं नहीं जानती पूरा सच, लेकिन एलिस, वो मेरे भाई ह्यूगो से जुड़ी थी। दोनों एक दूजे से छुप छुपा के मिलते थे। शेरलॉक ने पूछा, क्या ह्यूगो इस समय घर पर है? क्लेयर बोली, नहीं, 2 दिन पहले वो अचानक लंदन चला गया। कहकर गया था कि कुछ जरूरी काम है। बातचीत के बाद हम हवेली की लाइब्रेरी में पहुंचे। वहां एक दीवार पर परिवार की एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसमें ह्यूगो, क्लेयर और उनके माता पिता थे। लेकिन उस तस्वीर का एक कोना था जिसमें तस्वीर का कोई हिस्सा काटा गया था। शेरलॉक ने पूछा, यह तस्वीर अधूरी क्यों है? एक नौकर जो पास ही खड़ा था वो बोला, वो हिस्सा कई साल पहले काट दिया गया था साहब। उस हिस्से में सर रिचर्ड्स का बड़ा बेटा था, विलियम। शेरलॉक ने चौंक कर पूछा, बड़ा बेटा? क्लेयर और ह्यूगो के अलावा भी कोई भाई था? नौकर बोला, था साहब, लेकिन कोई बात हुई, झगड़ा या धोखा, और फिर उसका नाम तक लेना मना हो गया इस घर में। हम हवेली से निकले तो शाम के साए झील में उतर चुके थे। बर्फ से दूर की सफेदी में लिपटी झील एक चमकती मौत जैसी लग रही थी। शेरलॉक बोला, वॉटसन, ये मामला जितना दिखता है उससे कहीं अधिक गहरा है। एलिस हडसन सिर्फ एक पीड़िता नहीं, वो कुछ ऐसा जानते थे जो पूरे परिवार की नींव हिला सकता था। और बेचारी इसी वजह से मारी गई, मैंने धीरे से कहा। शेरलॉक बोला, हाँ, हो सकता है। अब वॉटसन, हमें ह्यूगो को खोजना होगा और संभवतः उस गुमनाम विलियम को भी। झील के किनारे की ठंडी हवा में अब साजिशों की बू आने लगी थी। रिचर्ड्स हवेली से लौटते वक्त होम्स कुछ असामान्य रूप से चुप था। वो विचारों में डूबा हुआ था, जैसे कोई बहुत बड़ी गुत्थी हल करने की कगार पर हो। हम दोनों अपने सराय दी व्हाइट टाइगर लौटे। मैं गर्म चाय का प्याला लेकर बैठा, लेकिन होम्स तुरंत अपने नोट्स पर झुक गया और बोला, वॉटसन, हमें ह्यूगो रिचर्ड्स के बारे में जितना जल्दी हो सके पता लगाना होगा। उसका अचानक लंदन चले जाना, ये बात शक की सुई उसी की तरफ घुमा रही है। मैंने पूछा, कहीं ऐसा तो मुमकिन नहीं शेरलॉक कि ह्यूगो का इस मृत लड़की के अलावा किसी और महिला के साथ भी ताल्लुकात रहे हों? शेरलॉक बोला, नहीं, उससे भी ज्यादा। होम्स गंभीर हो गया। एलिस हडसन ह्यूगो की केवल दोस्त नहीं थी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो इस परिवार से जुड़ा कोई बहुत बड़ा राज जानती थी। हमें एलिस की निजी जिंदगी को खंगालना होगा वॉटसन। एडवर्ड हैमिल्टन ने बताया कि एलिस कुछ समय से गांव के किराए के एक छोटे से कॉटेज में रह रही थी, रिचर्ड्स परिवार के नौकरों के क्वार्टर के पीछे। हम वहां पहुंचे। वो घर छोटा था, लेकिन अच्छी तरह से व्यवस्थित था। अंदर लकड़ी की मेज, एक अलमारी और एक छोटी सी चारपाई थी। अलमारी में कुछ कपड़े मिले और एक बंद लकड़ी का डब्बा। इसमें तो ताला लगा है शेरलॉक, मैंने कहा। होम्स ने अपनी जेब से एक मास्टर की निकाली और कुछ ही सेकंड्स में उसने वो ताला खोल दिया।
उस डिब्बे के अंदर कुछ खत थे, एक छोटा लॉकेट था और एक चमड़े की डायरी। उस डायरी के पन्ने थोड़े मुड़े हुए थे लेकिन साफ सुथरे थे। हमने वो डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था, 14 नवंबर, ह्यूगो कहता है कि मुझसे प्यार करता है लेकिन वो कभी अपने परिवार के सामने हमें स्वीकार नहीं कर सकता। 21 नवंबर, मुझे क्लेयर ने कहा कि रिचर्ड्स परिवार के अतीत में बहुत कुछ ऐसा है जो बाहर नहीं आना चाहिए। मैं डरने लगी हूं। 28 नवंबर, मैंने वो पुराना खत फिर से पढ़ा। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि ह्यूगो मेरा भाई है। मैंने चौंक कर शेरलॉक की ओर देखा और कहा, अब इसका क्या मतलब है शेरलॉक? शेरलॉक बोला, इसका मतलब है कि शायद एलिस और ह्यूगो में कोई खून का रिश्ता था जिसे दोनों नहीं जानते थे, लेकिन किसी दस्तावेज या खत से एलिस को यह पता चला और इसी कारण वो बहुत डरी हुई थी और शायद इसीलिए मारी भी गई। उसके बाद हम वापस झील के किनारे गए, उसी जगह जहां एलिस आखिरी बार देखी गई थी। होम्स ने आसपास बर्फ को अच्छे से परखा और अपनी पैनी नजरों से उसने आसपास अच्छे से जांच की। फिर उसे एक पत्थर के नीचे कुछ महसूस हुआ। शेरलॉक ने जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, लगता है इसके नीचे कुछ दबा हुआ है वॉटसन। मैंने उसकी मदद की और थोड़ी सी खुदाई के बाद हमें एक मोड़ा हुआ कागज मिला। शायद किसी खत का टुकड़ा था। उसमें लिखा था, अगर किसी को यह खत मिले तो जान ले कि मैं एलिस हडसन रिचर्ड्स परिवार का हिस्सा हूं। मैं खुद को नहीं मार रही, लेकिन अगर मेरी लाश मिले तो समझना कि किसी ने मुझे चुप करा दिया है। मैंने कहा, अब ये तो एक पक्का ठोस सबूत है। शेरलॉक बोला, हाँ, लेकिन अदालत में ये तब तक मायने नहीं रखेगा जब तक हम प्रमाणित ना करें कि ये लिखावट एलिस की है और ये साबित ना कर दें कि इसे मरने से पहले उसी ने यहां छुपाया था। अब हमारे पास सबूत के तौर पर थे एलिस की डायरी, ह्यूगो के साथ उसके रिश्ते का संकेत और झील के पास मिला चेतावनी भरा खत। लेकिन अभी भी कई सवाल थे कि ह्यूगो कहाँ है? क्या वो सच में दोषी है या कोई और इस साजिश का सूत्रधार है? होम्स की आंखों में चमक थी। वो बोला, अब वॉटसन, अब हमें वापस लंदन जाना होगा ह्यूगो को खोजने। 3 दिन बाद हम वापस लंदन में थे। दिसंबर की ठंड ने शहर को जकड़ रखा था और कोहरे की चादर में लिपटी गलियों में एक सन्नाटा सा पसरा पड़ा था। पर शेरलॉक की आंखों में बेचैनी और जुनून की चमक थी, जैसे वो किसी अदृश्य अपराधी को पकड़ने ही वाला हो। शेरलॉक ने कहा, ह्यूगो रिचर्ड्स को लंदन में देखे जाने की सूचना मुझे वेस्ट स्ट्रीट इंटेलिजेंस नेटवर्क से मिली है। उसने होटल नहीं लिया, वो किसी पुराने दोस्त या किराए के घर में ठहरा है। हमें उसे ढूंढना होगा इससे पहले कि वो वहां से भी गायब हो जाए वॉटसन। शेरलॉक ने अपनी जानी पहचानी चाल अपनाई। शहर के अखबारों, क्लबों और निजी सूचनाओं यानी वो अपनी पहचान के मुखबिरों से मिला और 2 ही दिन के भीतर उसे एक सुराग हाथ लगा। शेरलॉक बोला, ह्यूगो रीजेंट स्ट्रीट के पास कैनिंग्स लॉज में छुपा है वॉटसन। उसने वहां रॉबर्ट मॉरिस के नकली नाम से कमरा बुक कराया है। उसके बाद हम तुरंत उस लॉज में पहुंचे। लॉज का मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसने कुछ पैसे के बदले हमें वो कमरा दिखा दिया, लेकिन कमरा खाली था। ह्यूगो जा चुका था। शेरलॉक ने कमरे के कोने में रखे डस्टबिन में झांका और उसके अंदर उसे कुछ कागज के टुकड़े मिले। शेरलॉक ने उसे उठाकर देखा तो वो एक फटी हुई मेडिकल रिपोर्ट थी। मैंने उस रिपोर्ट के टुकड़ों को जोड़ा और उसे पढ़ा। सेंट मर्चेंट क्लिनिक, बैथनल ग्रीन। एक मेडिकल रिपोर्ट जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, MH। मैंने शेरलॉक से कहा, अब ये क्या है? होम्स की आंखें चमक उठी। वो बोला, ये क्लिनिक गरीब औरतों के जन्मे बच्चों के और अवैध रूप से जन्मे बच्चों के रिकॉर्ड्स रखता है वॉटसन। यानी ऐसे बच्चों के रिकॉर्ड्स जो नाजायज ढंग से पैदा हुए हों और जिनकी जानकारी छुपानी जरूरी हो। ये गैर कानूनी है, पर छुप छुपा के ऐसा होता है। इस रिपोर्ट में लिखे नाम के इनिशियल्स MH
एलिस की मां का नाम हो सकता है, मार्था हडसन। मैंने पहले ही एलिस हडसन से जुड़ी कुछ जानकारी एकत्रित कर ली थी। मेरे लिए ये काम मेरे मुखबिरों ने किया। अगर ये रिपोर्ट सही है तो एलिस रिचर्ड्स परिवार की नाजायज संतान थी। अब हमें क्लिनिक जाना होगा वॉटसन, चलो। उसके बाद हम सीधे क्लिनिक पहुंचे। वहां का माहौल बहुत पुराना, धुंधला और थका हुआ था। डॉक्टर एंड्रयू बेल, जो उस समय ड्यूटी पर थे, पुराने रजिस्टर देखकर बोले, MH नाम से 25 साल पहले एक फाइल थी। माँ का नाम था मार्था हडसन और पिता का नाम। बोलते बोलते वो रुक गया। शेलॉक ने पूछा, हाँ, पिता का नाम क्या था? वो डॉक्टर फाइल को ध्यान से देखते हुए बोला, अब पिता का नाम था चार्ल्स रिचर्ड्स। ये सुनते ही मुझे लगा जैसे जमीन हिल गई हो। मैंने हैरानी से होम्स की ओर देखा और कहा, अब यानी एलिस हडसन सर चार्ल्स रिचर्ड्स की बेटी थी? शेलॉक बोला, बिल्कुल, और ह्यूगो रिचर्ड्स उसका सौतेला भाई। दोनों को ये नहीं पता था जब तक एलिस ने ये फाइल नहीं खोज ली, और जब उसने सच जान लिया, शायद उसने विरोध किया, ह्यूगो के साथ संबंध खत्म करने की धमकी दी और फिर मारी गई। अब हम ये जानते थे कि एलिस रिचर्ड्स की नाजायज संतान थी। ह्यूगो और एलिस का रिश्ता खून का था, भाई बहन वाला। एलिस ने सच्चाई पता चलते ही सबको बताने की बात कही थी, और अब ह्यूगो लापता था। होम्स बेकर स्ट्रीट लौटते वक्त बस एक ही वाक्य दोहराता रहा, वॉटसन, अब वक्त आ गया है उस घर की बुनियाद हिलाने का। हम अगले ही दिन ब्लैकवुड गांव वापस लौट आए। इस बार हमारे पास संदेह नहीं बल्कि सबूत भी थे। एलिस की डायरी, सेंट मर्चेंट क्लिनिक की फाइल और वो खत जो एलिस ने झील के पास छुपाया था। शेलॉक ने कहा, अब हमें रिचर्ड्स परिवार का सामना करना होगा वॉटसन, वो भी पूरे सच के साथ। लेकिन ध्यान रहे, कभी कभी सच की धार तलवार से ज्यादा तेज होती है। उसके बाद हम रिचर्ड्स की हवेली के लिए निकल गए। जब हम रिचर्ड्स हवेली पहुंचे तो इस बार दरवाजे पर वही नौकर खड़ा मिला, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, आप ही का इंतजार था साहब, अंदर सब कुछ बदल गया है। उसके बाद हम ड्राइंग रूम में पहुंचे। सर चार्ल्स रिचर्ड्स वहीं बैठे थे, पहले से ज्यादा थके हुए और गहरे चिंतन में डूबे हुए थे। उनकी पत्नी मार्गरेट खामोशी से दूर कोने में बैठी थी। उनकी बेटी क्लेयर कमरे में नहीं थी। सर चार्ल्स रिचर्ड्स बोले, तो मिस्टर होम्स, बताइए, क्या आपने एलिस की मौत का रहस्य सुलझा लिया? शेलॉक ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जी सर रिचर्ड्स, मैंने एलिस की पहचान खोज ली है और वो आपकी ही संतान थी, मार्था हडसन से जन्मी हुई, जिसे आपने समाज से छुपा कर रखा था। सर चार्ल्स रिचर्ड्स का चेहरा फीका पड़ गया। शेलॉक ने आगे कहना जारी रखा, आपके बेटे ह्यूगो और एलिस के बीच रिश्ता था, और जब एलिस को सच्चाई का पता चला तो वो डर गई, लेकिन चुप नहीं रही। वो इस हवेली में आए राज को उजागर करना चाहती थी। सर चार्ल्स रिचर्ड्स की पत्नी मार्गरेट की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। वो सर चार्ल्स रिचर्ड्स से बोले, चार्ल्स, तुमने तो कहा था कि मार्था मर चुकी थी, फिर उससे बच्चा? सर चार्ल्स रिचर्ड्स कांपते स्वर में बोले, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। मार्था ने कभी मुझे बेटी के बारे में बताया ही नहीं। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, बिल्कुल झूठ। वो रिचर्ड्स की बेटी क्लेयर की आवाज थी। क्लेयर रिचर्ड्स भीतर आई। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा सख्त। क्लेयर आगे बोली, मैं जानती थी कि एलिस हमारी बहन थी। उसी ने मुझे बताया था, उसने मुझे दिखाया था वो खत, वो डायरी, और मैंने ही ह्यूगो को चेतावनी दी थी कि वो उसे छोड़ दे। तो क्या तुमने एलिस को मारा? मैंने कहा।
क्लेयर मुझसे बोली, नहीं डॉक्टर वॉटसन, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन मैंने ह्यूगो को उसी रात झील पर देखा था जब एलिस की मौत हुई। शर्लॉक तुरंत बोल पड़ा, मतलब ह्यूगो ही वो अंतिम व्यक्ति था जो एलिस से मिला? क्लेयर ने कहा, हाँ, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो दोनों बहस कर रहे थे और फिर अचानक ह्यूगो वहां से चला गया और उसके बाद मैं भी उसके पीछे पीछे वापस घर आ गई। लेकिन अगली सुबह जब लाश मिली तो मैं समझ गई थी कि कोई और भी वहां उस झील के पास था। शर्लॉक ने पूछा, और कौन था उस झील के पास? क्लेयर कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, मां। यह सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया। मैंने मां को देखा, मां भी झील के किनारे गई थी, एलिस के पीछे पीछे। शर्लॉक ने मार्गरेट की आंखों में देखा, जिसका चेहरा अब भाव शून्य था। वो बोली, मैंने अपने बच्चों को बचाने के लिए उसे रोका। वो ह्यूगो को बर्बाद कर देती। अगर वो सच सबके सामने ले आती तो हमारा नाम मिट्टी में मिल जाता। मैंने बीच में कहा, तो आपने एलिस को ही खत्म कर दिया? मार्गरेट बोली, मैंने तो उसे सिर्फ समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बर्फ के किनारे से फिसल गई। मैंने उसे बचाने की भी कोशिश की। मैंने गिरने से पहले उसको पकड़ना चाहा तो मेरे हाथ में उसके गले का स्कार्फ आ गया, लेकिन कुछ देर बाद वो स्कार्फ मेरे हाथ से छूट गया और एलिस जमी हुई बर्फ की परत को तोड़कर झील के अंदर गिर गई। मैंने उसके बाद भी उसे बचाने की कोशिश की, मगर झील का पानी दोबारा से जम गया और एलिस उस झील में कैद हो गई। मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं उसे बचाना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं बचा सकी। उसके बाद मार्गरेट सिर झुकाकर रोने लगी। सर चार्ल्स भी कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठे हुए थे। हवेली की दीवारों में जैसे एक पुरानी चीख बिखर गई। एलिस हडसन, एक ऐसी लड़की जो अपनी खून की पहचान ढूंढ रही थी, जिसने सच भी जान लिया था, लेकिन उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। वो उसकी बुरी किस्मत थी, बेचारी। ह्यूगो गायब था, लेकिन निर्दोष साबित हुआ। क्लेयर, जिसने सच छुपाया, लेकिन अपराध उसने भी नहीं किया था। मार्गरेट, जिसने परिवार की इज्जत बचाने के लिए हत्या तो नहीं की, लेकिन मौत का कारण बनी। अगर उस रात वो एलिस से मिलने झील पर नहीं जाती और उनके बीच कोई बहस नहीं होती, तो शायद एलिस दुर्घटना का शिकार नहीं होती और शायद वो आज जिंदा होती। रिचर्ड्स हवेली में जो कुछ हुआ वो पूरे गांव में आग की तरह फैल गया। अमीर और प्रतिष्ठित रिचर्ड्स परिवार की ये अंदरूनी त्रासदी अब एक खुली सच्चाई बन चुकी थी, मगर कहानी अभी पूरी नहीं हुई। शेरलॉक होम्स ने अब पुलिस को सूचित कर दिया था। गांव के इंस्पेक्टर ब्रैडली को सारी जानकारी दी गई। डायरी, पत्र, क्लिनिक की फाइलें और क्लेयर और मार्गरेट के बयान, सब कुछ। इंस्पेक्टर ब्रैडली ने सिर हिलाया। ओह, तो ये मामला हत्या का नहीं था, बल्कि कई पीढ़ियों से छुपाए गए झूठ और पाखंड का था। ठीक 2 दिन बाद, जैसे किसी ने उसके दिल में अपराध बोध की चिंगारी जला दी हो, इसी वजह से ह्यूगो रिचर्ड्स लौट आया। जब हमने उसे थाने में देखा तो वो बुरी तरह से टूटा हुआ लग रहा था। बाल बिखरे हुए, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और आत्मा में पश्चाताप की लकीरें। मैंने उसे नहीं मारा, ह्यूगो रिचर्ड्स बोला। मैं उससे झील पर मिला था। उसने मुझसे कहा था कि हम भाई बहन हैं। मैं ये सुनकर अंदर तक हिल गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं वहां से भाग गया और फिर कभी लौटने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो मर चुकी है तो मैं... उसके बाद ह्यूगो रोने लगा। शेरलॉक ने पूछा, क्या तुम जानते थे कि तुम्हारी मां भी वहां गई थी? ह्यूगो ने हैरानी से सिर हिलाया। नहीं, मुझे नहीं पता था। शेरलॉक ने आगे पूछा, क्या तुम एलिस से प्यार करते थे? हाँ,
उसका स्वर कांप गया। अगर वो मेरी बहन ना होती तो मैं उसी से ही शादी करता, लेकिन अब सब खत्म हो गया। शेरलॉक होम्स और मैंने स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने सारी रिपोर्ट पेश की। लेडी मार्गरेट रिचर्ड्स को गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि एलिस की मृत्यु एक दुर्घटना साबित हुई। एलिस के गले में जो नीले रंग का निशान था, जिससे यह पता चल रहा था कि उसका गला घोंटकर उसकी हत्या की गई है, दरअसल गले का वो नीला निशान मार्गरेट द्वारा एलिस को बचाने के दौरान गलती से लगा था। इसीलिए मार्गरेट निर्दोष साबित हुई। उसके बाद चार्ल्स रिचर्ड्स ने चुपचाप अपने आप को सार्वजनिक जीवन से अलग कर लिया। क्लेयर ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया और वो चली गई। ह्यूगो अब टूट चुका था, लेकिन उसने अदालत में एलिस के लिए अपने प्यार और पश्चाताप को शब्दों में ढाला। अदालत ने उसे निर्दोष माना, लेकिन सामाजिक दृष्टि से वो शायद कभी खुद को माफ नहीं कर पाया। और सर रिचर्ड्स का बड़ा बेटा विलियम, जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था, उसे भी इस केस से दूर ही रखा गया। ये सारा केस निपटने के बाद शेरलॉक और मैं झील के किनारे दोबारा गए। बर्फ अब पिघलने लगी थी। पानी की सतह पर धूप की परछाइयां तैर रही थी। मैंने शेरलॉक से कहा, कुछ समय तक इस झील में उसकी लाश तैर रही थी। अब देखो ये झील कितनी खामोश है। न जाने कितने राज, कितनी सांसें इस झील के अंदर कैद होंगी। शेरलॉक ने कहा, खैर जो भी है, अब एलिस की आत्मा को शांति मिल गई होगी, क्योंकि उसका सच सबके सामने आ गया। पर अफसोस यह है कि एलिस बेहद कम उम्र में इस दुनिया से चली गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनिएगा। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।